हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो भाई बहुत दिन हो गए, क्लास भी नहीं ली है और बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आ रही थी क्लास लो, अभी तक क्लास नहीं हुई है। मैंने डेट भी दी थी कि 20 के बाद में मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं कर पाई क्लास स्टार्ट। तो अब आपकी क्लासेस वापस रेगुलर होगी, आप टेंशन मत लीजिए। कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाई थी, एक्चुअली टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। तो अब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी रेगुलरली। इसके अलावा एक कारण ये भी था कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अभी तक अपना सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या क्या सिलेबस रहेगा। अगर एक बार सिलेबस जो है वो डिसाइड हो जाता कि ये टॉपिक रहेंगे या फिर ये लेसन रहेंगे, तो मैं उसी के हिसाब से आपका सिलेबस कंप्लीट करवाती। लेकिन अब अभी तक सिलेबस आया नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम पहले एक काम करते हैं, छोटे छोटे से लेसन ले लेते हैं, उनको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम सिलेबस डिसाइड हो जाएगा तो ठीक, वरना फिर हम उसके बाद में बड़े बड़े लेसन होंगे उनको हम कर लेंगे। ठीक है, तो हमने परिसंचरण तंत्र कंप्लीट कर लिया है, हमने हमारा जो श्वसन तंत्र है वो कंप्लीट कर लिया है। अब एक हमारा लेसन बचा है, लेसन नंबर 25 है, मानव में उत्सर्जन तंत्र, मानव में उत्सर्जन तंत्र, ये बाकी रह गया है। बाकी सारे के सारे अपने लेसन कंप्लीट है। सारे लेसन का मतलब है कि जो तंत्र वाले लेसन, जैसे बड़े बड़े से जो थे ना, अपने परिसंचरण तंत्र है, अपना जो ये श्वसन तंत्र है वो कंप्लीट है। तो अभी एक इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा परिसंचरण तंत्र से ही थोड़ा बहुत रिलेटेड है, इसके अंदर वही शिरा धमनियां वाला टॉपिक आ जाएगा, तो वही रिलेटेड है। तो वो एक बार हम इसमें ये वाला हम चैप्टर कर लेते हैं, उसके बाद में जो भी आप कहोगे, किसी बच्चे के कमेंट आ रहे थे कि 22वां लेसन करवाओ, ये लेसन वगैरह, वो सारे कर लेंगे अपन, डोंट वरी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन, मानव में उत्सर्जन तंत्र। पहली चीज हमें इसके बारे में, इस लेसन में पढ़ना क्या है, उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है। अब छोटी क्लासों में सभी ने पढ़ रखा है, वे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है ना, पढ़ रखा है। थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पर, हम थोड़ा लेवल बढ़ाकर पढ़ेंगे हम आज। और आगे लिख रखा है तंत्र क्या होता है। देखिए, हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि सजीवों का शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो वो उत्तकों का निर्माण करती है, और जब उत्तक आपस में मिलते हैं, बहुत सारे एक ही प्रकार के उत्तक जब आपस में मिलते हैं तो वो अंग का निर्माण करते हैं, और अंग जो होते हैं उनसे फिर बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र जो होता है वो पूरी की पूरी शरीर का निर्माण करता है। यानी कि यहाँ पर आया है शब्द तंत्र का, तो तंत्र के अंदर हमें मतलब कि अंगों के बारे में पढ़ना है, अंगों से ही तो तंत्र मिलते हैं, ऐसे अंगों को पढ़ना पड़ेगा। कौन से अंग पढ़ने पड़ेंगे, जो उत्सर्जन में भाग ले रहे हैं उन अंगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, देखिए उत्सर्जन पढ़ लिया, उत्सर्जन पढ़ेंगे, उत्सर्जन के अंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में उत्सर्जन की क्रिया विधि पढ़ेंगे, किस तरह से इनके अंदर जो है यूरिन का निर्माण होता है, वो सारी क्रिया विधि पढ़नी है। और उसके बाद में हम इससे रिलेटेड जो भी डिजीज होंगे, इससे संबंधित जो भी रोग होंगे उनको हम देखेंगे। ठीक है, ये आपका चैप्टर है, और छोटा सा चैप्टर है, 3-4 क्लासों के अंदर आपका चैप्टर भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा कोर्स तो हो ही रहा है। हमने बॉटनी के अंदर 4 लेसन कर लिए थे, उसके अंदर अभी जूलॉजी के अंदर हमने 2 लेसन कर लिए थे, और ये तीसरा लेसन तो अपना स्टार्ट हो ही रहा है आज। तो मतलब कि लेसन तो अपने जो चैप्टर है वो तो बहुत सारे कंप्लीट हो रहे हैं। आप ऐसे ही कह रहे हो कोर्स नहीं हो रहा है, कोर्स तो हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्सर्जन की, उत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हम देख लेते हैं कुछ चीजें हमारी बॉडी के बारे में, हमारे शरीर के बारे में। ये हमारी सेल है, कोशिका है। कोशिका को शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक तो इसलिए क्योंकि ये हमारी बॉडी का निर्माण कर रही है, इसी से हमारे शरीर का निर्माण होता है। और क्रियात्मक इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती है, बहुत सारी क्रियाएं होती है। ठीक है, कौन सी क्रियाएं होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है, तो इसके अंदर बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है, जिन्हें हम कहते हैं उपापचयी क्रियाएं या उपापचयी अभिक्रिया या उपापचयी क्रियाएं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पदार्थ है A+B, ये एक रिएक्शन हो रही है, इससे बना है C। ठीक है, या
मैं यूं कहूं कि कोई एक ऐसा पदार्थ है, जैसे कि मान लीजिए कि एक्स है, वो टूट रहा है वाई और जेड के अंदर, ठीक है। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हो रही है हमारे शरीर में। तो इन सभी क्रियाओं को अपन, हमारे जो कोशिकाओं के अंदर क्रिया होती है उनको हम कहते हैं उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं। और इन उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो बनने वाला पदार्थ होता है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा भी हो सकता है और हमारे शरीर के लिए बुरा भी हो सकता है। मतलब कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी हो सकता है और हमारे शरीर के लिए अनावश्यक भी हो सकता है, ठीक है। फायदेमंद भी हो सकता है, नुकसान भी कर सकता है। अब जो फायदेमंद चीज है वो तो हम अपने पास रख लेंगे, उनको किसी को देंगे थोड़ी, हमारे पास रख लेंगे। और जो नुकसानदायक चीज है या जो हमारे को नुकसान पहुंचा रही है हमारे शरीर को, उसको क्या करेंगे, हम अपने शरीर से क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। हमारे शरीर से उसको बाहर निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। और ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होती है और उनको हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकाला जाता है? पहली चीज, यानी कि मैं यूं कहूं कि अपशिष्ट चीजें कौन कौन सी है, तो पहले आती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। पिछले लेसन में याद कीजिए, पढ़ा था ना हमने, जो श्वसन तंत्र पढ़ा था उसके अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी, ऑक्सीजन ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है, आपको याद होगा सभी को, कि जब हम ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं और ग्लूकोज जो होता है वो हमारी कोशिका के अंदर होता है। हमारी कोशिका के अंदर कैसे आता है, खाना खाते हैं, फिर वो टूटता है, ब्लड में मिल जाता है, घुल जाता है और फिर वो कोशिकाओं में पहुंच जाता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इस ग्लूकोज को तोड़ता है ना, ग्लूकोज को तोड़ता है। और इससे क्या क्या बनता है, इससे बनता है एक तो ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, एनर्जी है एक तरह की। तो एनर्जी ही तो काम आती है, हमारी कोशिकाएं जो काम करती है वो किसकी वजह से करेगी, एनर्जी की वजह से। और वो एनर्जी कौन सी होती है, ATP के रूप में होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और पदार्थ बनता है या एक और गैस बनती है जिसे अपन कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इनको हम लंग्स के द्वारा बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। हमारे शरीर में काम था ऑक्सीजन का, हमने ले ली, जिसका कोई काम नहीं होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। अच्छा, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी, एक हमारी जो मांसपेशियां होती है उसके अंदर एक पदार्थ मिलता है जिसे अपन कहते हैं क्रिएटिन, क्रिएटिन, ठीक है। अच्छा, क्रिएटिन हमारे लिए हानिकारक नहीं है, ऐसा नहीं है हानिकारक है, नहीं नहीं ये नहीं है, ठीक है। जब इसका ब्रेकडाउन होता है, जब ये टूटता है तो इससे एक पदार्थ बनता है जिसको अपन कहते हैं क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन। ये हमारे लिए हानिकारक है, ये अच्छा नहीं है, तो इसको भी बाहर निकालना जरूरी हो गया, है ना। तो दूसरा ये हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, इसको भी शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। तीसरा आता है इंपॉर्टेंट, इसी लेसन के अंदर वही पढ़ने वाले हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपना नाइट्रोजनी, नाइट्रोजनी अपशिष्ट, नाइट्रोजनी अपशिष्ट। अब नाइट्रोजनी अपशिष्ट देखो नाम से पता चल रहा है, नाइट्रोजनी यानी कि इसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। और ऐसे अपशिष्ट, नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन कौन से होंगे बताऊंगी मैं भी, और उनका निर्माण भी कैसे होता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट को भी शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम इनको बाहर नहीं निकालेंगे तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होंगे, इसलिए इनको बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन कैसे निकलती है, ऑक्सीजन तो हमने पढ़ ही लिया है कि फेफड़ों के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है ना। क्रिएटिनिन जो होता है वो भी इसी के अभी हम पढ़ेंगे किडनी में, तो किडनी के द्वारा ही वो भी बाहर निकाल दिया जाता है। और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो भी हमारी जो किडनियां होती हैं, अभी अंग आने वाले हैं हमारे इसके बाद में ही, उनके द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी उत्सर्जी अंगों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब पढ़ते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं और प्लस उनका निर्माण कैसे होता है, ये भी हमें देखना है, ठीक है। लीवर का नाम सुना होगा आपने, जिसे अपन क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं, लीवर होता है ऐसा, है ना। कुछ गंदा सा बन गया है, आप समझ जाना, लीवर है ये हमारा, लीवर है,
ठीक है, ऐसा लीवर होता है ना। तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं लीवर के, यानी कि यकृत के बहुत सारे काम होते हैं। तो बहुत सारे काम में से एक काम इंपॉर्टेंट काम होता है, ये क्या करता है, लीवर जो होता है हमारा, ये क्या करता है, एमिनो एसिड को तोड़ता है। बहुत सारे काम है, एमिनो एसिड को तोड़ना भी इसका एक काम है। तो ये एमिनो एसिड क्या होता है, एमिनो अम्ल होता है जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है ना। तो आपकी बुक के अंदर एक टर्म लिखी हुई है कि प्रोटीन या एमिनो अम्ल को तोड़ना, ठीक है। तो आप ये समझिए कि अमीनो अम्ल जो होता है उसकी, चलो इसके अपन सूत्र लिखते हैं। अमीनो एसिड का सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए कार्बन समूह होता है, इधर R, इधर कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इधर क्या हो जाएगा अपना NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, और एक H आयन जुड़ा होता है। ये होता है अपना अमीनो एसिड। अब ये लीवर क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, ठीक है। तो तोड़ेगा तो दो भागों में तोड़ेगा, एक ये भाग, एक इधर वाला भाग। ये अमाइन ग्रुप हो गया है ना, ये इधर वाला भाग है, इनको दो भागों में तोड़ दिया। अब देखिए ये जो अमाइन ग्रुप है ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, और लीवर जो होता है इसको अलग अलग रूपों में बदल देता है, ठीक है। 3 रूप्स में बदलता है, अभी बढ़ेंगे अपन। और ये वाला जो ग्रुप होता है इससे अमीनो अम्ल कभी कभी अपने लिए आवश्यक पदार्थ यानी ग्लूकोज तक बना लेता है, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ो, इस पे आओ, अमाइन ग्रुप के ऊपर आओ। अब देखिए इससे लीवर 3 पदार्थ बनाएगा, 3 प्रकार के पदार्थ बनाएगा अलग अलग जीवों में, सभी एक ही जीव में नहीं बनते, अलग अलग जीवों में इनको 3 पदार्थ के रूप में बदलेगा, ठीक है। चलिए वो देखते हैं हम कौन कौन से पदार्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है अमोनिया। कौन से है, अमोनिया। चलिए मैं इसको रफ कर लेती हूँ। सबसे पहला जो पदार्थ है वो है अमोनिया, याद रखना अमोनिया, ठीक है। दूसरा है अपना यूरिया, यूरिया, और तीसरा है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, ठीक है। 3 प्रकार के पदार्थ बनाता है हमारे शरीर के अंदर। कौन बनाता है, लीवर बनाता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान रखना, आपसे पूछ लिया जाए कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो बहुत सारे बच्चे आंसर करेंगे अच्छा हाँ किडनी जो है वो यूरिया को निकालती है तो वहीं पर निर्माण होता है। नहीं, अब ये भी मैंने बताया ना, यूरिया का निर्माण कहाँ पे होगा, हमारे यकृत के अंदर होगा। कैसे होगा, वो अमीनो एसिड को तोड़ेगा और उससे फिर क्या बनेगा, अमाइन ग्रुप को अलग करेगा, और अमाइन ग्रुप से ही ये 3 पदार्थ बनते हैं, ठीक है। अच्छा अमोनिया जो होता है वो अलग जीव में बनेगा, यूरिया जो होता है वो अलग जीव में बनेगा, यूरिक एसिड जो होता है वो अलग जीव में बनेगा। अब देखिए अमोनिया होता है, क्या होता है, अमोनिया NH3 होता है, NH2 तो वो था, NH2 के अंदर एक H पॉजिटिव आयन डाल देंगे NH3 बन जाएगा, ठीक है। चलिए इनमें कंफ्यूज नहीं होना, अपने को छोड़ो, अपने को तो बस ये याद रखो अमोनिया क्या होता है। अब अमोनिया जो होता है ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ज्यादा विषैला होता है, ठीक है। अमोनिया जो होता है वो बहुत ज्यादा, यानी कि मैं लिख लूं यहाँ पर अत्यधिक, अत्यधिक विषैला, अत्यधिक विषैला, बहुत ज्यादा विषैला होता है। और अगर ये शरीर के अंदर रह गया तो ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, तो इसको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। और इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए इसको घोलने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। यानी कि अमोनिया को अगर शरीर से बाहर निकालना है तो उसको पानी में घोलना पड़ेगा, और ये जो है बहुत ज्यादा पानी के अंदर घुलनशील होता है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है इसको घुलने के लिए, ठीक है। तो अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जल भी कितना चाहिए, अत्यधिक, बहुत ज्यादा जल चाहिए। बहुत ज्यादा जल होगा, ऐसे जीव जिनके अंदर शरीर में बहुत ज्यादा जल होगा वो बहुत ज्यादा जल पी सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, इनके अंदर अमोनिया घुलेगा और उनके शरीर से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा विषैला होता है और अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। अच्छा अब ये हमारे शरीर में नहीं होता, हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है। जो लीवर बताया था ना मैंने अभी, जो लीवर होता है वो क्या करता है कि पहले तो लीवर क्या करेगा, अमोनिया जो एमाइन ग्रुप होगा उसको अमोनिया में बदलेगा, फिर हमारे इस लीवर के अंदर एक यूरिया साइकिल चलता है या यूरिया चक्र चलता है, यूरिया चक्र, जिससे ये NH3 जो होता है वो यूरिया में बदल जाता है, यानी अमोनिया जो होता है वो यूरिया में बदल जाता है।
तो हमारे शरीर से बाहर हम अमोनिया को नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा जल की जरूरत होती है, हम तो निकाल ही नहीं सकते, इतना पानी तो हमारे शरीर के अंदर होता ही नहीं है ना। ये मान लीजिए कि अमोनिया को निकालने के लिए 9-10 लीटर की जरूरत होती है, शरीर से बाहर निकालने के लिए 9-10 लीटर के समथिंग पानी की जरूरत होती है। तो इतना तो हम पानी पीते ही नहीं है ना, तो इतना तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं एक दिन का। एक दिन की बात कर रही हूँ, एक दिन में तो इतना निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, और इसको हम शरीर के अंदर ज्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, हम नहीं, ऐसे जीव जो अमोनिया प्रोड्यूस करते, अमोनिया को शरीर से बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, तो वो जो होते हैं वो इसको ज्यादा टाइम तक शरीर में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जहरीला होता है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो इसके अंदर जल की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप बताइए कि ऐसे कौन से जीव होंगे जो इनको बाहर निकालेंगे, शरीर से बाहर निकालने में सक्षम होंगे? वही जीव जो जल के अंदर रहते हो वही निकालेंगे, हम तो नहीं निकाल सकते। तो मैं ये कह दूं कि ज्यादातर जो जलीय जीव है, मछलियां हैं, है ना, कुछ जलीय आर्थ्रोपोडा है, स्पोरो जीव है, स्पोरोपोर जीव है ना, तो जलीय जीव हो गए, तो वो इनको बाहर निकाल सकते हैं, इनको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। जो जलीय जीव होंगे वो इनको बाहर निकालेंगे, किसको बाहर निकालेंगे? अमोनिया को बाहर निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यूरिया की। यूरिया, हमारे अंदर यूरिया का निर्माण होता है, ठीक है, अमोनिया को यूरिया में बदल देगा लीवर। अब देखिए यूरिया जो होता है वो किससे, अमोनिया से थोड़ा सा कम विषैला होता है, इसीलिए हम उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये अमोनिया से कैसा होता है? अमोनिया से कम विषैला होता है, ठीक है। और इसको जल में घुलने के लिए, जल में तो घुलेगा ही, जल में घुलकर ही शरीर से बाहर निकलेगा। तो इसको जल के, ये भी जल में घुलता तो है, इसको भी जल की आवश्यकता तो है, लेकिन इतनी नहीं जितनी कि अमोनिया को, यानी कि इससे कम जल चाहिए, यूरिया से कम जल की आवश्यकता होती है। यूरिया से कम जल की आवश्यकता होती है ना, इसको घोलने के लिए यूरिया से कम जल की आवश्यकता होती है। और इसको, ऐसे कौन से जीव है, अभी अभी मैंने एग्जांपल ही बता दिया कि हम लोग हैं, यानी कि ये ऐसा कौन करते हैं, यूरिया को बाहर कौन निकालते हैं? तो स्तनधारी निकालते हैं। कौन निकालेंगे? स्तनधारी। और कौन निकालेंगे? कुछ उभयचर हो जाएंगे, कुछ मछलियां भी है, अस्थिल, कुछ उपास्थल मछलियां हैं, वो भी इनको शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, यूरिया को, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझिए, इसमें ये बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, ये थोड़ा कम विषैला होता है, इसमें बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, जबकि इससे कम कौन होता है? इससे कम जो है इसकी जरूरत होती है, इसमें जल की कम जरूरत होती है। ये कौन से जीव निकालेंगे? जलीय जीव होंगे, जो जल के अंदर रहेंगे, जल में पिएंगे पानी और निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके पास बहुत सारा जल है, पानी के अंदर ही तो डूबे हुए हैं, तो बहुत सारा जल है, बहुत सारे पियो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम लोग तो इतना पानी पीते नहीं है, इसलिए ये जो है, हम कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीशन करते हैं, हम कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं शरीर से बाहर? यूरिया को निकालते हैं। और यूरिया, क्योंकि यूरिया जो है उसके अंदर घोलने के लिए इससे कम जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। अच्छा, यूरिक एसिड, अब बात करते हैं हम यूरिक एसिड की। तो यूरिक एसिड जो होता है, इसमें तो जल की जरूरत ही नहीं होती, ये समझिए कि मतलब कि जल तो बहुत ही कम चाहिए होता है, ये लगभग अघुलनशील होता है, यानी कि, अच्छा, ये हानिकारक भी इनसे कम है, ठीक है, यानी कि इन दोनों से कम हानिकारक है, कम विषैला है, और कैसा है? जल में लगभग अघुलनशील है, इतना पानी ही नहीं चाहिए इनके अंदर, ठीक है, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जल में लगभग अघुलनशील, जल में लगभग अघुलनशील होते हैं, ठीक है। कौन से जीव होते हैं ऐसे होते हैं? पक्षी होते हैं, है ना, कुछ रेप्टाइल्स भी होते हैं। तो ऐसे जीवों को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, मतलब आप समझिए, इस चीज को समझिए कि ये सबसे ज्यादा विषैला है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, इसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसमें इससे कम पानी की जरूरत होती है, इसमें तो होती नहीं है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। मतलब कि पानी के आधार पर है, जिसके पास ज्यादा पानी है वो अमोनिया को शरीर से बाहर निकालेगा, जिसके पास उससे भी कम है वो यूरिया को बाहर निकालेगा, और उसके जिसके पास बहुत ही कम है तो वो यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालेगा, ठीक है। अच्छा,
अब देखिए, जो अमोनिया होते हैं, अमोनिया जो होता है उसको शरीर से बाहर निकालने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है अमोनोटेलिक। क्या कहा जाता है? अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक कहा जाता है। जो यूरिया होता है उसको शरीर से बाहर निकालने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक, यानी कि हम लोग कौन हो गए? यूरियोटेलिक हो गए। अपने से जोड़ के देखो, यूरिक एसिड को बाहर निकालने वाले जीवों को क्या कहेंगे? यूरिको यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक, यानी कि देखिए समझिए, अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने वाले जीवों को क्या कहेंगे? अमोनोटेलिक कहेंगे। यूरिया को शरीर से बाहर निकालने वाले जीवों को क्या कहेंगे? यूरियोटेलिक कहेंगे। और यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने वाले जीवों को क्या कहेंगे? यूरिकोटेलिक कहेंगे। हम लोग कौन हो गए? यूरियोटेलिक हो गए, क्योंकि हमारे शरीर से हम बाहर क्या निकालते हैं? उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया निकालते हैं। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। आप इसका एक बार फोटो ले लीजिए। अभी अभी हमने जो 3 पदार्थ पढ़े हैं, उत्सर्जी पदार्थ पढ़े हैं, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड, ये तीनों पढ़े हैं। ये क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। ये कैसे उत्सर्जी पदार्थ है? नाइट्रोजन युक्त है, इनके अंदर नाइट्रोजन होता है। यानी कि मैं अगर उत्सर्जन की परिभाषा दूं, उत्सर्जन, तो उत्सर्जन किसे कहेंगे? मेनली हमारे शरीर में कौन सा पदार्थ हम शरीर से बाहर निकाल रहे हैं? नाइट्रोजन युक्त। और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को हम किस क्रियाविधि द्वारा निकाल रहे हैं, वो तो हम बात करेंगे ही। इसके अलावा मैंने ये कहा कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाओं में बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं होती है। उन उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, और उन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। कोशिकाओं के अंदर बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं होती है। उन उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप क्या बनता है? बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं होती है ना, तो उनके फलस्वरूप क्या बनता है? क्या बनता है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो कि हमने 3 प्रकार के पढ़े, उनको ही शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। और जो उत्सर्जन में भाग लेते हैं, ऐसे अंग जो उत्सर्जन में भाग लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहेंगे। उत्सर्जी अंग कहेंगे। ठीक है, चलिए जी, अब हम बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र का। और ऐसे अंग जो उत्सर्जन में भाग लेते हैं, वो एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे अपन कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र की। उत्सर्जन तंत्र की। अब उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या, कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से भाग आएंगे, फिर एक एक भाग को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले मैं किसी की बॉडी कैविटी बना देती हूँ, समझने में आसानी रहेगी। ये हो गए इसके पांव। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां पर कहीं पर 2 किडनियां हैं। 2 किडनियां। अब 2 क्यों होती है, कैसे होती है, कहाँ स्थित होती है, वो सब बात की बात है। अभी समझिए, हमारे शरीर के अंदर मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं किडनियां। किडनियां होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर ये जो है शरीर के अंदर, अच्छा ये थोड़ी बड़ी बन गई है, छोटी बना लेते हैं। अब आप कहोगे कि ये थोड़ी ऊपर क्यों बनाई, इसका भी रीजन। और यहाँ पर जो है हमारा लीवर है, यहाँ पर कहीं पर हमारा लीवर है। चलो मैं इसको इससे बनाती हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर कहीं पर हमारा लीवर है। अच्छा नहीं बना? यहाँ पर कहीं पर लीवर है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, लीवर के अंदर क्या बन रहा है? लीवर के अंदर अपना नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनेगा। हम मानव के उत्सर्जन की बात कर रहे हैं, तो दूसरा छोड़ो, हम अपना यूरिया की बात करेंगे। हमारे शरीर में क्या बनेगा? यूरिया बनेगा। मानव के उत्सर्जन तंत्र की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मानव के इसके अंदर बनेगा यूरिया। क्या बनेगा? यूरिया।
और इस यूरिया को शरीर से बाहर निकालना है तो अपशिष्ट पदार्थ हो गया, इसको बाहर निकालना है। पहली चीज को पहले तो इसको इस लीवर से बाहर निकालना पड़ेगा, तो लीवर से बाहर निकालना पड़ेगा, तो ऐसे ही तो नहीं निकलेगा, किसी संरचना के द्वारा निकलेगा। और ऐसी संरचना या ऐसा मैं यूं कहूं कि ये किसमें घुलकर निकलेगा, पहले तो ब्लड में ही निकलेगा ना, ब्लड में घुलेगा पहले तो ऐसा ब्लड जो अपशिष्ट ब्लड होता है या गंदा ब्लड जो होता है वो कौन सी वाहिनी ले जाती है, आपको पता होगा कौन सी वाहिनी ले जाती है, शिरा ले जाती है। तो ये कौन सी हो गई, शिरा हो गई। और क्योंकि ये यकृत से जुड़ी हुई है इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, यकृत शिरा कह देते हैं। अपन इसको क्या कह देंगे, यकृत शिरा कह देंगे। इंग्लिश में बोले तो हिपैटिक वेन, हिपैटिक वेन। अच्छा, यकृत शिरा हो गई। अब ये यकृत शिरा जाएगी, बड़ी सी कौन सी शिरा थी जो सारा ब्लड, गंदा ब्लड ले जा रही थी अपने हार्ट के पास, कौन सी ऐसी शिरा थी, याद होगा आपको, नहीं होगा तो वापस याद करो, कौन सी ऐसी शिरा थी, महाशिरा थी, है ना, महाशिरा थी। ये लो महाशिरा आ गई, ठीक है। अब ये महाशिरा जो ब्लड को ले जाएगी वो कहां पर ले जाएगी, हार्ट के पास ले जाएगी, हृदय के पास ले जाएगी। हृदय से फिर वो जाएगा शुद्ध होने के लिए फेफड़ों के पास, कौन सी धमनी के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा। फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में गया। अच्छा, कल्पना कीजिए, यहाँ पर मैं इतना सारा नहीं बनाऊंगी क्योंकि आपने पढ़ लिया है पहले। फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में गया, फेफड़ों से शुद्ध होकर फिर वापस किस में आएगा, वापस हृदय के अंदर आएगा। हृदय से फिर वापस किसके द्वारा लाया जाएगा, ये महाधमनी के द्वारा। ये बना लो महाधमनी, महाधमनी, इसके द्वारा शुद्ध रक्त ले आया जाएगा, पढ़ लिया होगा। अच्छा, ये यूरिया इसके अंदर घूम रहा है ना, यहाँ से फेफड़ों में गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, वापस घूम रहा है, इसी के साथ घूम रहा है, ठीक है। तो अब जो होगा क्या होगा, ये ऐसे पूरे शरीर के अंदर फैली रहती है, पूरे शरीर में फैली रहती है। इसकी एक शाखा तो इस वाली किडनी में चली जाती है, एक शाखा चली जाती है इस वाली किडनी में। क्यों चली जाती है, क्यों चली जाती है बताओ, दो काम होंगे यहाँ पर इसका। एक तो ऑक्सीजनेट ब्लड आ रहा है, ऑक्सीकृत ब्लड आ रहा है जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है, एक तो इनको ऑक्सीजन देनी है किडनियों को, इसलिए चला गया। और क्या करना है, यूरिया जो यहाँ पर बना है वो ऐसे घूमता 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 आ रहा है, उसको भी किडनियों को लेना है, तो यूरिया भी देना है प्लस ऑक्सीजन भी देना है, ऑक्सीजन दे दिया। अब किडनियां भी तो सेल की बनी हुई है, पत्थर की तो नहीं बनी हुई है, कोशिकाओं की बनी हुई है ना, ईंट पत्थर की नहीं बनी हुई है ना, तो कोशिकाओं को इनको ऑक्सीजन दे दिया। अब इनकी कोशिकाओं में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सीजन ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना, चलो चलो ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उसको भी तो फिर से ले जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो फिर से ले जाना है, कहाँ पर ले जाना है, इस सब। अच्छा, मैं नाम लिख लेती हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, मैं नाम लिख लेती हूँ। ये क्या थी अपनी महाशिरा, जो शरीर की सबसे बड़ी शिरा होती है और सारा गंदा गंदा ब्लड लेके आती है, उसमें हृदय के अंदर ले जाती है, हृदय से फेफड़ों के अंदर जाता है, फेफड़ों से शुद्ध होकर वापस आता है, फिर महाधमनी के द्वारा वापस लाया जाता है ना। तो ये हो गई महाशिरा। तो अब इसके अंदर जो गंदा ब्लड बनेगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगी उसको फिर से कहां पर ले जाना है। अच्छा, इसको जोड़ देते हैं, चलो इसको महाधमनी को इससे जोड़ दिया, महाशिरा को इससे जोड़ दिया। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो बनेगा उसको किडनियों के अंदर जो होगा उसको वापस ये ले जाएगी, कौन ले जाएगी, महाशिरा ले जाएगी हृदय के अंदर। समझ में आया ये चक्र, वापस बताती हूँ एक बार, समझना, ध्यान से समझना। ये दो किडनियां हैं, किडनियों के ऊपर होता है क्या होता है, अच्छा इसमें यूरिया बन रहा है, यूरिया नहीं है, क्या है, लीवर है। लीवर के अंदर यूरिया बनेगा, उसको बाहर निकालने के लिए एक यहाँ पर शिरा होती है, इसको अपन, क्योंकि ये यकृत से जुड़ी होती है इसलिए यकृत शिरा कह दिया, ठीक है। यकृत शिरा जो होती है वो कहाँ, किससे जुड़ जाती है, महाशिरा से। महाशिरा के अंदर जो होता है गंदा ब्लड जाता है, हमें पता है, और वो किसमें चला जाता है, हृदय के अंदर चला जाता है। हृदय से फिर वो शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में चला जाएगा और फेफड़ों से फिर से हृदय के अंदर आएगा और फिर फेफड़ों से फिर वापस जो हृदय के अंदर आएगा और हृदय से फिर किसके अंदर आ जाएगा, ये क्या है, हमारी महाधमनी है, महाधमनी है। महाधमनी के अंदर देखिए यूरिया तो आता जा रहा है, यूरिया तो आएगा, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात थी, ठीक है। तो यूरिया आ रहा है तो इस यूरिया को किडनियों को देना है, दोनों किडनियों को देना है, यूरिया को दोनों किडनियों को देना है, प्लस इसके साथ जो ऑक्सीजन आ रही थी उनको भी देना है, ऑक्सीजन को भी देना है,
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उसको भी वापस कहां तक पहुंचाना है, इस ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को कहां पहुंचाना है हमें, किडनी के अंदर, सॉरी हार्ट में पहुंचाना है। ठीक है, तो इसके अंदर से भी ऐसी नलिकाकार संरचनाएं निकलती है, उनको हम क्या कहेंगे, जो गंदे ब्लड को ले जा रही है उनको अपन क्या कहेंगे, शिरा कहेंगे। और कौन सी शिरा, क्योंकि वो किडनी से जुड़ी हुई है इसलिए अपन इसको कह देंगे वृक्क शिरा, वृक्क शिरा कह देंगे। ठीक है, और अच्छा ये तो अपन ने नाम लिखा ही नहीं, वृक्क शिरा कहेंगे। और ये जो धमनी इसके अंदर ब्लड को ला रही है इसको अपन क्या कह देंगे, वृक्क धमनी, वृक्क धमनी। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में देखना कि जो किडनी से रिलेटेड चीजें होती है ना उसको अपन रीनल बोलते हैं, रीनल वेन और रीनल आर्टरी। ठीक है, अच्छा अब देखो ये सिस्टम आ गया होगा आपको समझ में। तो यहां पर ऐसे होती है, ये पूरी नीचे ऐसे होता है। ठीक है, मतलब कि सुनो ध्यान से, उत्सर्जन के अंदर अभी हमने सिर्फ एक ही अंग को पढ़ा है, ऐसे बोला ना, तो दो किडनियां हो गई, वो एक ही अंग है, किडनियों को पढ़ लिया। अब ये मत करना कि मैम ये भी तो है, ये कैसे हो सकता है, ये तो उसका पार्ट है, परिसंचरण तंत्र का पार्ट है, अपन ने पढ़ लिया है परिसंचरण तंत्र का पार्ट है, तो ये किडनियां हो गई। ठीक है, किडनियों के अंदर यूरिया आ गया, अब यहाँ पर प्रक्रिया होगी, यूरिया से मूत्र का निर्माण होगा। इस मूत्र को शरीर से बाहर निकालना है तो इसके अंदर तो नहीं ले जाएंगे ना, ये तो फिर हृदय में चला जाएगा, फिर हृदय से पूरे शरीर में घूमता रहेगा, इसको तो शरीर से बाहर निकालना है ना। तो इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए इन दोनों किडनियों के अंदर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसे नलिकाकार संरचना होती है जो इसके अंदर जो मूत्र का निर्माण होगा उनको शरीर में बाहर निकालने का काम करेगी। इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ऐसी ऐसी दो नलिकाकार संरचनाएं होती है। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गई, किडनी हो गई अपनी, वृक्क हो गया किडनी, या इसको और क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं, किडनी हो गई है वृक्क। आप टेंशन मत लीजिए, इसको एक एक करके पढ़ेंगे, अभी तो बस ये मैकेनिज्म समझिए कैसे क्या होता है जो। ठीक है, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया तो अपने आगे आएगी। यहाँ से जो यूरिया आएगा इनके अंदर जाएगा, यूरिया से मूत्र का निर्माण होगा और मूत्र को शरीर से बाहर निकालने के लिए दो नलिकाएं होती है, उन दोनों नलिकाओं को अपन क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी। क्या कहेंगे, मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी कहेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारा जो हमारे शरीर के अंदर जो मूत्र बनता है, क्या वो एकदम से बनता है कि नहीं, एक ही मिनट के अंदर बहुत सारा बन गया और एक ही मिनट में सारा का सारा निकाल दिया, ऐसा तो नहीं होता है। यहाँ पर धीरे धीरे एमिनो एसिड टूटेगा, धीरे धीरे जाएगा, फिर इनके अंदर आएगा, फिर धीरे धीरे वो मूत्र का निर्माण होगा, तो एकदम से तो नहीं बनेगा, बूंद बूंद करके बनेगा। तो यहाँ पर बूंद बूंद करके आएगा, यहाँ पर बूंद बूंद करके आएगा। तो क्या हम हमारे शरीर से बूंद बूंद करके यूरिया को निकालते हैं क्या, मूत्र को ऐसे निकालते हैं क्या, नहीं निकालते ना। तो इनको यहाँ पर आगे जाकर ऐसी संरचना होनी चाहिए ना जिसके अंदर मूत्र जो है इकट्ठा हो सके। यहाँ से तो बूंद बूंद करके आ रहा है, तो यहाँ से तो बूंद बूंद करके नहीं निकालेंगे ना शरीर से बाहर, तो यहाँ पर इकट्ठा होना चाहिए, उसके लिए ऐसी संरचना होनी चाहिए। कौन सी संरचना होती है ऐसी, कौन सी होती है, देखिए यहां पर होती है मूत्राशय। यहां पर होता है मूत्राशय। ठीक है, ऐसी बेग जैसी संरचना होती है, थैले जैसी संरचना होती है, जिसके अंदर क्या होगा कि इसमें जो मूत्र बनेगा वो यहां पर आकर इकट्ठा होगा। ठीक है, इकट्ठा होगा, तो इस संरचना को क्या कहते हैं, पहले तो ये देखिए इस संरचना को, चलो मैं इधर ही लिख लेती हूँ, सारे इधर ही लिखे हुए तो इधर लिख लेती हूँ। इसको अपन कहते हैं मूत्राशय। क्या कहेंगे, मूत्राशय। मूत्राशय, आशय जहां पर आकर इकट्ठा होगा, मूत्र जो है वो आकर इकट्ठा होगा, तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ये बहुत सारा मूत्र यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद में क्या करेगा, जब बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा फिर उसको शरीर से बाहर निकालेंगे, और ऐसा मार्ग होता है जिसके द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, ये छोटा सा बना रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, नर मादा में अलग अलग होता है, अभी पढ़ेंगे एक एक करके, है ना। इसको अपन कहते हैं मूत्र मार्ग। क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग। ठीक है, मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकाला जाता है, किस मार्ग के द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाला जाता है। क्लियर हो गया होगा समझ में, फिर से समझो।
ये क्या है, लीवर है। लीवर के अंदर क्या बनेगा, यूरिया बनेगा। यूरिया यकृत शिरा, यानी इसको यकृत भी तो बोलते हैं, तो यकृत शिरा के द्वारा किस में आएगा, ये महाशिरा के अंदर। महाशिरा से हृदय में, हृदय से शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाएगा। ब्लड जा रहा है ना, यूरिया थोड़ी जा रहा, ओनली यूरिया थोड़ी है, यहाँ से ब्लड निकलेगा ना, ब्लड के साथ यूरिया मिला हुआ है। फेफड़ों से फिर से आएगा हृदय के अंदर, हृदय से फिर महाधमनी के द्वारा लाया जाएगा ब्लड, जो ऑक्सीजनित ब्लड है, ऑक्सीजन है उसके अंदर घुली हुई है और उसमें यूरिया भी है। अब यहाँ से दो धमनियां निकलेगी जो इन दोनों किडनियों के अंदर आएगी। किडनियां हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है, ठीक है, वो इसको यूरिया भी दे देगी और इसको ऑक्सीजन भी दे देगी, ठीक है। अच्छा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, इसको भी तो बाहर निकालना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो उसको भी तो, उस ऐसे ब्लड को भी तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर होती है वृक्कशिरा, वृक्कशिरा रीनल वेन कहते हैं जिसे। और ये वृक्कशिरा आगे जाकर वो बड़ी सी जो महाशिरा होती है ना, उसी के अंदर जुड़ जाती है। जैसे ये जुड़ी है ना ऐसे, तो ये भी जुड़ जाती है, इसी को गंदे ब्लड को वापस ले जाती है, ठीक है। अच्छा, वृक्क जो होते हैं ये, इसको किडनी भी बोलते हैं, इसको गुर्दे भी बोलते हैं। अभी एक डिटेल से इसको पढ़ेंगे। ये हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। इसके अंदर जो यूरिन बनेगा, मूत्र बनेगा, है ना, यूरिन बोल देते हैं, चलो अच्छा लगता है ऐसे मूत्र मूत्र, ठीक है ना। तो यूरिन बनेगा, तो यूरिन के अंदर समझ जाना, यूरिन का मतलब मूत्र ही है। तो यूरिन बनेगा तो उसको आगे नलिकाकार संरचना आगे की ओर ले जाती है, नीचे की ओर ले जाती है, हमारे शरीर से बाहर निकालना है। तो इन संरचनाओं को, इन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं। दो होती है, देखिए दो किडनियां हैं, दोनों किडनियों से लाना है, मूत्रवाहिनी कितनी हो गई, दो हो गई। अच्छा, यहाँ पर आगे जाकर इसको इकट्ठा किया जाता है मूत्र को, जिसे अपन क्या कहेंगे, मूत्राशय कहेंगे। और मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्राशय से फिर इस मूत्र मार्ग के द्वारा यहाँ पर जो मूत्र इकट्ठा होगा, इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर क्या इकट्ठा होगा, मूत्र इकट्ठा होगा और इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और शरीर से बाहर निकालने वाला जो रास्ता होता है उसे अपन क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से जो है शरीर के द्वारा ऐसे बाहर निकाल दिया जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा के फिर हम एक एक अंग के बारे में पढ़ेंगे। अब अपने को किडनियों के बारे में, इस मूत्रवाहिनी के बारे में, फिर मूत्राशय के बारे में और फिर मूत्र मार्ग के बारे में पढ़ना है। मतलब अपने को ये मेनली ये संरचना भी पढ़नी है इसी क्लास के अंदर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसे मतलब कि हमारे शरीर के अंदर पहली बात, मुख्य उत्सर्जी अंग कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर लिख लूं मैं, उत्सर्जी अंग किस किस के बारे में पढ़ना है वो भी तो पता होना चाहिए पहले, कौन कौन सा क्या क्या पढ़ना है हमें, वो सब भूल जाओ। अच्छा, मुख्य उत्सर्जी अंग कितने होते हैं, उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं हमारे शरीर के अंदर। एक जोड़ी किडनी होती है, वृक्क जिसे कहते हैं, एक जोड़ी किडनी होती है ना, अभी भी पढ़ा ना, इधर उधर किडनी होती है। एक जोड़ी ही क्या होती है इसके अंदर, मूत्रवाहिनी होती है, मूत्रवाहिनी होती है, ठीक है। आगे जाकर मूत्रवाहिनी किसमें खुलती है, किसमें खुलती है, मूत्राशय के अंदर, यानी एक मूत्राशय होता है, मूत्राशय होता है। और इसके बाद में चौथा क्या था, एक क्या होता है, मूत्रमार्ग होता है। सभी के अंदर यही संरचना है, कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो एक मूत्रमार्ग होता है, मतलब कि हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग कौन कौन से हो गए, चार हो गए। लेकिन ध्यान रखना, हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, वृक्क यानी कि किडनी। क्यों है, क्योंकि इसी के अंदर तो मूत्र का निर्माण हो रहा है, ये तो शरीर से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। ये तीनों जो है ना, ये तीनों, ये तो शरीर से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। मूत्र का निर्माण कहाँ हो रहा है, वृक्क के अंदर हो रहा है, किडनी के अंदर होता है, जो कि कितनी होती है, दो होती है। यानी कि एक जोड़ी, एक जोड़ी का मतलब क्या होता है, दो ही होती है ना। तो वृक्क होगी हमारे शरीर की मुख्य उत्सर्जी अंग। ये तीनों तो सिर्फ शरीर से बाहर निकालने का ही काम करेंगे, ठीक है। इनमें थोड़ी निर्माण होता है, निर्माण तो इसका इसमें होता है, वृक्क के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृक्क की, यानी कि किडनी की, किडनी की बात करते हैं। चलिए, तो भाई पहले अपनी आ जाएगी वृक्क यानी कि किडनी, ठीक है, किडनी।
पहली चीज, किडनी कहाँ पर स्थित होती है? बहुत सारों को बच्चों को पूछेंगे ना किडनी कहाँ पर स्थित होती है, ऐसे बोलेंगे पेट के अंदर आगे की ओर स्थित होती है। ऐसा नहीं होता है, पेट में नहीं होती किडनी। किडनी कहाँ होती है? हमारे पीछे की ओर होती है, पीछे की ओर। यस बिल्कुल सही है, पीछे की ओर होगी। ठीक है, पीछे की ओर कहाँ पर? शरीर के बीच में एक बड़ी सी क्या होती है, एक हड्डी होती है ना, जिसे अपन क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है। ऐसे होती है रीढ़ की हड्डी, यूं होती है रीढ़ की हड्डी, है ना। अच्छा दिख नहीं रहा होगा, ऐसे होती है रीढ़ की हड्डी, यूं। रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, यानी कि इधर, दोनों ही पेन काम नहीं कर रहे हैं, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ ऐसे, ये गद्दी से बनी है, समझ जाओ आप। रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, पीछे की तरफ, यानी कि हमारी जो उदर गुहा है, हमारी उदर गुहा में पीछे की तरफ यानी पृष्ठ सतह पर पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होती है किडनी। आगे होगा समझ में, कहां पर होती है? पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, यानी यहां पर। यानी अगर किसी के यहां पर दर्द हो तो समझ जाओ कि उसकी रीढ़ की हड्डी, सॉरी रीढ़ की हड्डी में नहीं, किडनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो पीछे की ओर होती है। ठीक है, क्या है ये? हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। किडनी क्या है? हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है, मुख्य उत्सर्जी अंग है ना। कितनी होती है, संख्या कितनी होती है इसकी? एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी का मतलब दो, है ना, एक जोड़ी का मतलब दो। ठीक है, कहां स्थित होती है? उदर गुहा में, उदर गुहा में, उदर गुहा के पृष्ठ भाग में, ऐसे लिखा, उदर गुहा के पृष्ठ भाग में। और किसके दोनों तरफ? रीढ़ की हड्डी को और क्या बोलते हैं हम? कशेरुक दंड बोलते हैं। कशेरुक दंड के, कशेरुक दंड के दोनों तरफ, कशेरुक दंड के दोनों तरफ, है ना। उदर गुहा में पृष्ठ भाग में पीछे की तरफ होती है कशेरुक दंड, यानी रीढ़ की हड्डी, और उसके दोनों तरफ होगी, दोनों तरफ होती है, दोनों तरफ होती है। क्यों? क्योंकि दो दो होती है तो दोनों ही तरफ होगी ना, इसके इधर भी होगी, इसके लेफ्ट में भी होगी, राइट में भी होगी, दोनों तरफ होती है। ठीक है, अच्छा रंग की बात करते हैं। मैं रंग को लिखूंगी रेड पेन से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। रंग कैसा होता है? आपकी जो आरबीसी बुक है उसके अंदर इसका रंग दे रखा है लाल गहरा। कैसा होता है? लाल गहरा, यानी कि लाल गहरे रंग की होती है ये, बहुत ज्यादा लाल गहरे रंग की होती है। ठीक है, संख्या में दो होती ही है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारी किडनी होती है, किडनी होती है, चलिए मैं यहाँ पर इसका संरचना बना के ही बता देती हूँ, पहले इसको रफ कर देते हैं। इतना आगे हो गया समझ में कि कशेरुक दंड के दोनों तरफ होती है, पीछे की तरफ होती है, लाल गहरा रंग होता है। ठीक है, अब इसकी संरचना समझते हैं, बाकी नहीं समझ में आएगी, बना के ही देख लेते हैं। ऐसी होती है किडनी, दोनों होती है, एक बना रहे हैं अभी, दोनों तो नहीं बना सकते ना, एक बना देते हैं। ठीक है, ऐसी होती है। आकार कैसा होता है इसका? देखिए आकार, देखिए इसका आप, आकार कैसा होता है? आकार जो होता है, अपने राजमा का, राजमा खाया है राजमा, है ना, उसके जैसी होती है। आकार के अंदर इसका आकार जो होता है वो कैसा होता है? सेम के बीज के आकार का, बीज के आकार या आकृति का, बीज के आकृति का। ठीक है, इसका जो इसकी जो शेप होती है, आकृति जो होती है वो कैसी होती है? बीज, सेम के बीज की आकृति की, जिस राजमा का दाना होता है ना, बिल्कुल वैसे ही होता है। ठीक है, अच्छा ये जो किडनियां होती है, दो किडनियां होती है, इनके शीर्ष भाग पर यानी यहाँ पर ऐसे टोपी जैसी एक ग्रंथि होती है, इसको अपन कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, क्योंकि ये वृक्क के ऊपर होती है ना, इसलिए इसको कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। और इसी को अपन क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, या इसी को अपन क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि। वैसे ये इसका पार्ट नहीं है, पर ऐसे बस लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, क्योंकि ये ग्रंथियों के टॉपिक में पढ़ेंगे अपन, तो ये इसका पार्ट नहीं है, पर टॉपिक में आपकी बुक के अंदर लिख रखा है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, इसको हटा दो।
तो आपको बस ध्यान रखना है कि इसके ऊपर होती है अधिवृक्क ग्रंथि, दोनों ग्रंथियों के ऊपर होती है, ठीक है। अच्छा, आकार कितना होता है इसका, जो साइज होता है ना, मतलब लंबाई मोटाई चौड़ाई वगैरह, वो कितनी होती है? इसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? देखिए, ये जो लंबाई होती है इसकी कितनी होती है? 10 से 11 सेंटीमीटर, 10 से 11 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 5 से 6 सेंटीमीटर। याद करने का आसान तरीका देखो, पास पास वाली चीजें याद करनी, 10 11 5 6। 10 का आधा क्या होता है? 5 होता है, तो 5 6 और 10 11 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी कुछ मोटाई भी तो होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि पतला सा चपटा सा होगा, नहीं पतला चपटा नहीं होता, ये मोटा होता है, ऐसे मोटाई होती है इसकी, ऐसे 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 करके 3D के अंदर मोटाई होती है इसकी। और इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? 2.5 से 3 सेंटीमीटर। 2.5 से 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। किसकी होती है? किडनी की होती है। अभी तक अपन ने क्या क्या बात की, वापस याद करो। मुख्य उत्सर्जी अंग है, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होता है, ठीक है। लाल गहरे रंग की होती है, दोनों ही किडनियां लाल गहरे रंग की होती है, बुक के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। लंबाई कितनी होती है? 10 से 11 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 5 से 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई तो नहीं, मोटाई कितनी होगी? 2.5 से 3 सेंटीमीटर की मोटाई होगी। यहां तक आ गया समझ में? अब देखो इसके अंदर होती कैसी है ये, इसको रफ कर दूं मैं। इसकी अगर आप संरचना देखो तो ये ऐसे है, यूं, यानी कि यहां से आप संरचना देखो तो ये कैसी है? उत्तल। बाहर से देखने पर ये कैसी दिखाई देती है? उत्तल। उत्तल और अवतल लेंस पढ़े होंगे अपने फिजिक्स में, उत्तल होती है। और इसको ऐसे देखो ये, और यहां से अंदर से देखने पर ये ऐसे दिखाई देती है ना? तो ऐसे दिखाई देती है, तो ये कैसी होती है? अवतल होती है। यहां से ये कैसी होती है? अवतल होती है। प्लस यहाँ पर जो अवतल सतह होती है ये ऐसे यूं खांच बनी होती है, यूं खांच, ये देखिए ये जो खांच है, इसको हम कहेंगे हाइलम। क्या कहेंगे? हाइलम। और आपकी बुक के अंदर इसका हिंदी में मीनिंग, हिंदी भी दे रखा है, इसमें लिख रखा है कि इसको हम हाइलम को ही क्या कहते हैं? वृक्कनाभि। क्या कहते हैं? वृक्कनाभि। जो हमारी किडनी होती है, देखो बाहर से देखने पर तो उत्तल दिखाई देती है, अंदर से अवतल जैसी होती है, यूं होती है। और इसके अंदर जो ये खांच पाई जाती है इसी को अपन कहते हैं हाइलम। अब सुनो, अभी अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि शिरा आती है, धमनी आती है, धमनी रक्त लाती है, शिरा ले जाती है, फिर मूत्र वाहिनी निकलती है। तो सुनो, इसी हाइलम से ही कौन आती है? शिरा आती है, धमनी आती है, और यहीं से कौन आती है? यहीं से कौन बाहर निकलती है? कौन बाहर निकलेगी? मूत्रवाहिनी। यानी कि हाइलम ही वो स्थान है, इसकी एक प्रवेश द्वार है जहां से सब आएंगे जाएंगे। इसी के साथ साथ तंत्रिका जो होती है वो भी यहीं से प्रवेश करती है। तंत्रिका, शिरा, धमनी, मूत्रवाहिनी सब यहीं से निकलती है, यहीं से प्रवेश करती है। ये इसका द्वार हो गया, मतलब आया समझ में? ये इसका द्वार हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है? देखिए, जो किडनी होती है, ये तो हमने बात कर ही ली है कि मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, कौन आता है कौन जाता है, यहीं से आने जाने का रास्ता होता है। अब हम इसकी आंतरिक संरचना की बात कर लेते हैं कि इसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे वाले टॉपिक को क्लियर कर देंगे। हाँ भाई, देखो इससे पहले इसका वजन देख लो। वजन कितना होता है? वजन होता है 120 से 170 ग्राम। कितना होता है? 120 से 170 ग्राम, ठीक है। इसका वजन कितना होता है? 120 से 170 ग्राम होता है। अब देखिए, जो किडनी होती है ना, किडनी ऐसे ऐसे होती है किडनी, ठीक है। अभी रफली बना रहे हैं अपन, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी किडनी होती है, सेम के बीज की आकार की होती है। अभी तो बताया था, सेम के बीज की आकार की होती है। अब बताओ, इसको हम क्या कहेंगे? हाइलम कहेंगे, हाइलम कहेंगे या वृक्कनाभि कहेंगे। और हाइलम से ही मूत्रवाहिनी, शिरा, धमनियां सब आती जाती है। अब देखिए, जो किडनी होती है वो दो भागों में बटी होती है। दो भाग होते हैं इसकी किडनी के, एक होता है बाहरी भाग, एक होता है आंतरिक भाग। ऐसे बना लूं मैं इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसे, ये जो बाहरी भाग है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वल्कुट। क्या कहते हैं? वल्कुट। या इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स। वल्कुट या कॉर्टेक्स,
इस वलकुट के बाहर की ओर यहाँ पर, यानी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जो वसा होती है वो ऐसे इकट्ठी होती है, ताकि कोई आपकी किडनी को मारे तो उसको लगे नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारी वसा की एक परत जमी होती है। ये बाहर की ओर हो गया वलकुट हो गया। इसके अंदर की तरफ जो हाइलम वाला जो इस साइड है, ये वाला जो हाइलम की तरफ जो होता है, ये वाला भाग है ना, इस भाग को हम कहते हैं मेडुला। मेडुला या इसी को हम कहते हैं मध्यांश, हिंदी में कहते हैं मध्यांश। मेडुला या मध्यांश। बाहर की तरफ वलकुट, अंदर की तरफ मेडुला। अब ये मेडुला वाला पार्ट खाली नहीं होता है, यहाँ पर कुछ पिरामिड होते हैं। और पिरामिड आपने देखे होंगे, कैसे होंगे पिरामिड, कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, यूं करके कुछ ऐसे होते हैं, है ना। यहाँ पर भी पिरामिड होगा, ये एक पिरामिड हो गया, ये एक पिरामिड हो गया, ऐसे पिरामिड होते हैं बहुत सारे। यानी कि सुनिए, कॉर्टेक्स भाग के अंदर तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जो मेडुला भाग होता है इसमें ऐसे पिरामिड होते हैं, ठीक है। ये पिरामिड, इन पिरामिड को हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये मेडुला के अंदर मध्यांश में है, तो मैं इसको ऐसे बोल दूं मध्यांश पिरामिड। मध्यांश पिरामिड बोल दूं मैं इसको, मध्यांश पिरामिड होता है ना। बहुत सारे होते हैं, 15 से 20 एक किडनी के अंदर होते हैं, तो मध्यांश पिरामिड बोल दूं मैं इसको। ये अच्छा, अब देखिए, ये मध्यांश पिरामिड जो है, ये मेडुला जो है, इनके अंदर क्या होता है, मूत्र निर्माण होता है इनके अंदर। अभी एक इसके बाद में अपन नेफ्रॉन की संरचना पढ़ेंगे, तो नेफ्रॉन होती है तो वो मूत्र का निर्माण करती है। तो यहाँ पर इनके अंदर मूत्र का निर्माण होता है, तो मूत्र ऐसे टिप टिप करके ये बाहर आएगा, इससे बाहर आएगा, इससे बाहर आएगा, ऐसे आएगा, बाहर आएगा। तो इस मूत्र को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर छोटी छोटी ट्यूब्स होती है, ऐसे ये ट्यूब हो गई, ये ट्यूब हो गई, ऐसे ट्यूब हो गई, इसके अंदर भी एक ट्यूब हो गई, नलिकाएं होती है, बहुत सारी छोटी छोटी सी नलिकाएं होती है। ये नलिकाएं आपस में मिल जाती है, आगे जाकर आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती है, ऐसे मिल जाती है, ठीक है। ये आपस में मिल जाती है, आपस में मिलकर ये आगे जाकर एक हो जाती है, ऐसे देखो, ये एक हो गई, एक हो गई, आगे जाकर ये एक हो गई। तो इन नलिकाओं को हम कहते हैं कैलिक्स। यहां पर लिख लूं मैं कैलिक्स, कैलिक्स लिख लूं मैं, यहाँ पर कैलिक्स होती है। तो इन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये कैलिक्स आगे जाकर बड़ी हो जाती है, और इस हाइलम के द्वारा, हाइलम द्वार के द्वारा, अच्छा यहाँ से, अब यहाँ से क्या निकलेगी, मूत्रवाहिनी निकलेगी, ये मूत्रवाहिनी निकल जाती है, ठीक है, ये मूत्रवाहिनी निकल जाती है। तो क्या क्या पढ़ा हमने किडनी के अंदर, हमने पढ़ा इसका बाहरी भाग क्या होता है, वलकुट कहलाता है। इसके आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। मेडुला के अंदर बहुत सारे पिरामिड पड़े होते हैं, जिसे हम मध्यांश पिरामिड कहते हैं। ये मध्यांश पिरामिड जो होते हैं, इनके अंदर मूत्र का निर्माण होता है, और वो ड्रॉप करके बाहर आएगा, तो इनको झेलने के लिए, इनको लेने के लिए ऐसी नलिकाकार संरचनाएं होती है। इन नलिकाकार संरचनाओं को हम क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। ये कैलिक्स आगे जाकर बड़ी सी एक नलिकाकार संरचना सारी की सारी मिल जाती है, और बड़ी नलिकाकार संरचनाएं बना देती है, ठीक है। तो ये बात की हमने किसकी, किडनी की, ठीक है। किडनी के हमने बाह्य संरचना पढ़ ली है, और हमने इसकी आंतरिक संरचना भी पढ़ ली है। बाह्य संरचना के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, कि इसका रंग कैसा होता है, लाल, गहरा लाल होता है। कहाँ पर होती है, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होती है। वजन कितना होता है, 120 से 170 ग्राम होता है इसका वजन। लंबाई कितनी होती है, 10 से 11 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है, 5 से 6 सेंटीमीटर। मोटाई कितनी होती है, 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे टोपीनुमा संरचना होती है, टोपीनुमा ग्रंथि पड़ी रहती है। उस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, उसको हम एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। कैसे होते हैं, ये पश्चवृक्क होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं, ये है ना, पीछे की तरफ होते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा हमने इसकी आंतरिक संरचना की भी बात कर ली है। आंतरिक संरचना के दो पार्ट होंगे, पहला है वलकुट और दूसरा है मध्यांश। वलकुट जो होता है वो बाहरी भाग होता है, मध्यांश जो होता है वो आंतरिक भाग होता है, अंदर वाला भाग होता है। इसकी संरचना में यहाँ पर ये खांच पाई जाती है, इसको हाइलम कहते हैं, ठीक है। हाइलम की तरफ ही मेडुला होता है। मेडुला के अंदर बहुत सारे पिरामिड होते हैं, जिसको अपन मध्यांश पिरामिड कहते हैं। मध्यांश पिरामिड के अंदर ही किसका निर्माण होगा, मूत्र का निर्माण होगा, और मूत्र को जब बाहर निकलेगा तो इकट्ठी करने के लिए यहाँ पर संरचनाएं होती है, नलिकाएं होती है। ये नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। ये नलिकाएं आगे जाकर बहुत बड़ी नलिका बना देगी,
है ना। और फिर वो आगे जाकर यहाँ पर एक यहीं से इसी हमने पढ़ा था ना कि जो ये जो हाइलम होता है, ये हाइलम जो होता है इसी से मूत्रवाहिनी का निर्माण होता है या इसी से मूत्रवाहिनी निकलती है, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। और इसी हाइलम से कौन कौन आती है, इसी हाइलम से शिरा, धमनियां और क्या आती है, तंत्रिका आती है, प्रवेश करती है इसी के अंदर, यहीं से बाहर निकलती है। ये पूरी की पूरी हो गई किडनी की संरचना। बाहर से देखने पर ऐसे, इधर से देखने पर तो ये कैसे दिखाई देगी, उत्तल, और यहाँ से देखने पर ये क्योंकि खांच की जैसी होती है और इसी खांच को हम हाइलम कहते हैं और ये ऐसे दिखाई देती है, इसलिए इसको इधर से देखने पर ये कैसे दिखेगी, अवतल जैसी दिखेगी, अवतल होगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी हो गई किडनी की संरचना। और किडनी हमारे क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग है, क्योंकि इन्हीं के अंदर किसका निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण होता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, समस्या नहीं? चलो हाँ, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना, मैं अगला वाला जो भी लेक्चर होगा ना उसके अंदर मैं आपको इसकी पूरी की पूरी संरचना समझा दूंगी। ठीक है, तो आप अभी तक अपन ने किडनी का ये पार्ट पढ़ लिया। इसमें और कोई पॉइंट हो ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया हो तो वापस इसी क्लास के अंदर ही कमेंट करना, क्योंकि फिर आगे से आगे पढ़ते जाएंगे तो फिर आगे पीछे वाले कमेंट देख नहीं पाती हूँ मैं। तो इसी क्लास के नीचे क्लास के जो कमेंट बॉक्स है उसी के अंदर आप कमेंट करना। कोई समझ में नहीं आया होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास शुरू करने से पहले ही वो चीज़, आपकी डाउट जो हो गए वो क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, चलो भाई, किडनी हो गई हमारी, मुख्य उत्सर्जी अंग हो गया हमारा, किडनी हो गई। अभी ये जो है कि भाई नेफ्रॉन है, ये कब पढ़ा होगा, तो ये अगली क्लास के अंदर होंगे हमारे। अभी इनके जो अंग होते हैं, 4 अंग पढ़े थे, वो 4 में से पहला तो हमारा कंप्लीट हो गया है। एक चीज रह गई बच्चों, मैंने आपको ऐसे बताया कि ये किडनी होती है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज थी, भूल गई मैं, सॉरी, अभी वापस बता देती हूँ। ऐसे करके मध्यांश पिरामिड होते हैं। इस पिरामिड के अंदर जो ये वाला जो पार्ट होता है ना मेडुला का, ऐसे घुसा रहता है, ये यूं करके ऐसे घुसा रहता है, ये ऐसे, ये ऐसे, 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 ये ऐसे घुसा रहता है। ठीक है, मेरे माइंड में आ ही रहा था कि मैं कुछ भूल रही हूँ, तो ऐसे करके घुसा रहता है ये ऐसे। ये जो ऐसे अंदर अंदर ये मेडुला वाला कॉर्टेक्स, सॉरी कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है, ये इसके अंदर घुसा रहता है ना, इसको अपन कहते हैं बर्टीनी के स्तंभ। क्या कहते हैं, बर्टीनी के स्तंभ, या इसको अपन वर्तिनी के स्तंभ भी कहते हैं, वर्तिनी के स्तंभ, है ना। तो ये भी डाउट नहीं रहेगा कि भाई ये नहीं बताया, हमें ये चीज नहीं बताई। तो कॉर्टेक्स वाला भाग इस मेडुलरी पिरामिड के बीच बीच में ऐसा खुसला हुआ रहता है, उसी को अपन, इसी भाग को अपन कहते हैं वर्तिनी के स्तंभ। अब हो गया आपका किडनी कंप्लीट। अब कोई पार्ट इसका नहीं बचा है। अब इसके अंदर जो नेफ्रॉन वगैरह होगी वो तो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ही, नेफ्रॉन की संरचना वगैरह पढ़ेंगे ही आगे की क्लास के अंदर, और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया भी पढ़ेंगे। पहले अपन मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं उनकी संरचना तो देख लें। अभी किडनी हो गया है। दूसरे नंबर पे अपन ने क्या था, मूत्रवाहिनी था। ये तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। मूत्रवाहिनी था। कैसा होता है मूत्रवाहिनी, क्या होता है, नलिकाकार संरचना होती है, ऐसे किडनी होती है, इससे यहाँ पर ऐसे संरचना निकलती है ना, उधर वाली किडनी से भी निकलेगी। इसी को अपन क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं। मूत्रवाहिनी क्या काम करती है, यहाँ पर जो मूत्र बनेगा उसको शरीर से बाहर निकालने का, और कहाँ पर ले जाएगी, यहाँ पर ऐसे थैले जैसा संरचना पड़ी थी अपन ने, है ना, इसके अंदर लाने का काम करती है, मूत्राशय के अंदर लाने का काम करती है। इधर से भी लेके आएगी, ऐसे इधर भी किडनी होगी, ऐसे होती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो मूत्र निर्माण हो रहा है इसको यहाँ पर लाने का काम कर रही है, कौन कर रही है, मूत्रवाहिनी कर रही है। अब सुनिए, इसकी एक इंपॉर्टेंट संरचना हमें पढ़नी है। जो मूत्रवाहिनी होती है किडनी से निकलकर किसमें खुलती है, ये मूत्राशय के अंदर खुलती है। और यहाँ पर इसका जो आगे वाला जो भाग होता है वो कीपाकार होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, ऐसे चौड़ा होता है, यूं थोड़ा, क्योंकि इसका पूरा इसका सारा का सारा इसको मूत्र इकट्ठा करना है, तो इधर से सारा करना है, तो पिचका हुआ तो होगा नहीं, ऐसे इधर से भी लाना है, इधर से भी लाना है, इधर से भी लाना है, इधर से भी लाना है। तो ऐसे मूत्रवाहिनी होती है जो क्या करती है, मूत्र को इकट्ठा करने का काम करती है, नीचे ले जाने का काम करती है। अब देखिए, ये जो चौड़ा भाग होता है ना, इसको हम कहते हैं पेल्विस। क्या कहेंगे हम इसे, पेल्विस। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, पेल्विस कहेंगे इसे। किसको कहेंगे, मूत्रवाहिनी के आगे वाला जो चौड़ा भाग होता है, क्योंकि इसको सारा का सारा इधर से पूरी से मूत्र को लेकर जाना है नीचे,
तो आगे वाला भाग चौड़ा होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। अब देखिए ये आगे जाकर सक्रिय हो जाती है, ऊपर से चौड़ी होती है, आगे जाकर ये सक्रिय हो जाती है, दोनों को दोनों ऐसे, क्योंकि ये मांसपेशियों की बनी होती है, तो ऐसे संकरी हो जाती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है इनके कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, संकुचन होता है, ऐसे संकुचन होता है। संकुचन होगा तभी तो जो यहाँ पर मूत्र बन रहा है वो नीचे जाएगा, और नीचे जाकर किसमें इकट्ठा हो जाएगा, मूत्राशय के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मूत्र बनता है और ये मूत्राशय के अंदर यहाँ से यहाँ तक चला जाता है, ठीक है। क्यों चला जाता है, क्योंकि इसके अंदर कैसे हो जाता है, संकुचन होता है, पहली चीज। हाँ, इसके अलावा ये कितनी होती है, एक जोड़ी होती है, दो होती है, कुल मिला के दो होती है, यानी कि एक जोड़ी होती है, एक इस किडनी में, एक इस किडनी में। सबसे मेन चीज आपको ये याद रखनी है कि इसका आगे वाला जो फुला हुआ भाग या चौड़ा हुआ भाग होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसे, पेल्विस कहेंगे, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। संख्या कितनी होती है, दो होती है, आगे जाकर किसमें खुलती है, मूत्राशय के अंदर खुलती है, और शुरू कहां से होती है, ये किडनी से होती है। यहां तक आपको ध्यान रखना है। इसके आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है, नेक्स्ट तीसरा टॉपिक क्या है अपना, मूत्राशय है। मूत्राशय है, संख्या कितनी होती है इसकी, एक ही मूत्राशय होता है सभी के अंदर, नर के अंदर, मादा के अंदर, सभी के अंदर एक ही मूत्राशय होगा। और कैसी संरचना होती है, देखियो इधर से आएगी मूत्रवाहिनी, इधर से भी मूत्रवाहिनी होगी, और यहाँ पर होता है मूत्राशय। तो पहली चीज कितना होता है, एक होता है। आकार कैसा होता है, शंकु का आकार का होता है, ये शंकु के आकार का, शंकु के आकार का होता है। झिल्ली जैसी संरचना होती है, थैली जैसी संरचना होती है इसकी। कैसी संरचना होती है, थैले जैसी संरचना, ठीक है। और शंकु के आकार का होता है, यानी कि ऊपर का भाग देखो आप, इसका ऊपर वाला भाग देखो, ये तो चौड़ा है, और नीचे से आकर ये कैसा हो जाता है, संकरा। यानी ऊपर का भाग तो इसका होता है चौड़ा, और निचला जो भाग होता है वो कैसा हो जाता है, संकरा हो जाता है। नर में भी ऐसा ही होगा, मादा में भी ऐसा ही होगा। यहाँ तक जो होता है नर और मादा में सब कुछ सेम ही होता है। यहाँ पर आगे थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके अंदर मैं बता दूंगी आगे क्या होता है। जो यहाँ तक जो पार्ट होता है, यानी मूत्राशय तक जो होता है, वो किडनियां भी एक जैसी होगी, मूत्रवाहिनियां भी एक जैसी होगी, और क्या होगा, ये जो मूत्राशय होगा वो भी एक जैसे ही होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला भाग चौड़ा होता है, और नीचे वाला भाग कैसा हो जाता है, इसका सकरा हो जाता है, सकरा हो जाता है। अब आप एक चीज सोचिए, यहां से मूत्र इसमें आ रहा है, इकट्ठा होने के लिए आ रहा है ना। अगर यहाँ पर ऐसी कोई संरचना नहीं हुई, जिससे कि मान लीजिए कि इसके अंदर ऐसी कोई यहाँ पर संरचना नहीं हुई जिससे कि ये मूत्र को रोके, तो जो मूत्र होगा वहां यहाँ पर इकट्ठा होगा नहीं, और ऐसे नीचे नीचे चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तब तो यहाँ इकट्ठा ही नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पर ये जो जगह होती है, यहाँ पर एक अवरोधनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अवरोधनी। और इस अवरोधनी के कारण क्या होता है कि मूत्र जो होता है वो इसके अंदर इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। वरना अगर ये अवरोधनी नहीं होगी तो यहाँ से मूत्र जो होगा नीचे निकल जाएगा, चला जाएगा नीचे, तो फिर तो इसका कोई काम ही नहीं रह गया ना, फिर तो ये ही निकाल देगी बाहर। इसका क्या काम रह गया, मूत्राशय मतलब मूत्र को इकट्ठा करने वाला, तो इकट्ठा क्यों करेगा, इस अवरोधनी की वजह से, है ना। तो यहाँ पर ये अवरोधनी पाई जाती है जो बंद रहती है तब तक, जब तक कि इसके अंदर बहुत सारा मूत्र जो है वो इकट्ठा नहीं हो जाता है, ठीक है। जब बहुत सारा मूत्र इकट्ठा हो जाएगा, दाब लगेगा, तब ये जो अवरोधनी होगी वो ढीली पड़ जाएगी, शिथिल हो जाएगी। शिथिल का शब्द का मतलब क्या होगा, ढीली पड़ जाएगी, ढीली पड़ जाएगी, खींचेगी, ऐसे ढीली पड़ जाएगी, और मूत्र जो होगा वो कैसा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा मूत्र मार्ग के द्वारा, ठीक है। अच्छा, मूत्राशय के अंदर कितना हम एक समय में मूत्र को इकट्ठा कर सकते हैं, तो मूत्राशय के अंदर हम एक समय में 700 से 800 मिलीलीटर, लीटर नहीं मिलीलीटर, लीटर तो बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके अंदर हम एक समय में कितना 700 से 800 मिलीलीटर मूत्र जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। अब बहुत ज्यादा जब इसके अंदर मूत्र इकट्ठा होगा तब इस पे दाब लगेगा, दाब लगेगा तो यहाँ की जो तंत्रिका कोशिकाएं होंगी वो माइंड को क्या देगी, आदेश देगी कि अब आप अपना मूत्राशय जो है उसको खाली करो, यानी कि मूत्र को है जो वो है बाहर निकालो, है ना। तो फिर क्या होगा, ये अवरोधनी ढीली हो जाएगी और इससे मूत्र मार्ग के द्वारा जो मूत्र होगा वो बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा मूत्राशय
वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखिए नर के अंदर जो मूत्राशय होता है वो मलाशय होता है, मलाशय यानी जहां पर मल इकट्ठा होता है उसके आगे की ओर होता है, जबकि मादा के अंदर जो मूत्राशय होगा वो योनि के ठीक ऊपर की ओर रहता है। ठीक है, यही डिफरेंस है और ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। ये हो गया अपना मूत्राशय भी कंप्लीट। कैसा होता है? थैलीनुमा संरचना होता है, ऊपर से ये आकृति कैसी होती है? शंक्वाकार होती है, ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से संकरा होता है। ठीक है, एक अवरोधनी पाई जाती है जो मूत्र को इकट्ठा करने में कसकर इसको बंद रखती है, ऐसे बंद रखती है ताकि मूत्र जो हो वो नीचे नहीं जा पाए। नहीं, अगर ये नहीं होगी तो वो नीचे चला जाएगा, इकट्ठा नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक समय में कितना हम इकट्ठा कर सकते हैं? 700 से 800 मिलीलीटर इकट्ठा कर सकते हैं। कैसी संरचना होती है? थैले जैसी होती है, ये तो आपने पढ़ ही लिया है। शंक्वाकार संरचना होती है और संख्या कितनी होती है? सिर्फ एक ही होती है, एक ही होती है। 4 पार्ट होते हैं ना मूत्र उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग में 4 पार्ट होते हैं। एक जोड़ी किडनी यानी कि 2 होती है, एक जोड़ी ही क्या होती है? मूत्रवाहिनी, और एक मूत्राशय, और एक होता है मूत्रमार्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने लास्ट जो टॉपिक है अपना आज इस संरचना का, वो है अपना मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग, इसको पढ़ना है अपने को। देखिए मूत्राशय के बाद में जो अंग आता है वो आता है मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग के द्वारा क्या किया जाता है? शरीर से मूत्र को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ऐसे करके अपन ने संरचना पढ़ी थी। ये अपना हो गया मूत्राशय, ऐसे ये तो हो गया मूत्राशय, और इसको अपन कहते हैं मूत्रमार्ग। एक छोटी सी नलिकाकार संरचना होती है जिसके द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ठीक है, जिसके द्वारा देखिए मूत्रमार्ग क्या होगा? ऐसी छोटी सी नलिकाकार संरचना जिसके द्वारा मूत्र को बाहर निकाला जाता है। अब अंतर क्या है यहाँ पर? नर और मादा के मूत्रमार्ग में अंतर क्या है? जो नर का चलिए पहले मादा की देख लेते हैं। मादा का जो मूत्रमार्ग होता है वो कितना लंबा होता है? 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, 4 सेंटीमीटर होता है। और जो नर का जो मूत्रमार्ग होता है उसकी लंबाई एग्जैक्ट तो मैं बताऊं तो अगर तो 18 से 20 सेंटीमीटर होती है, 18 से 20 सेंटीमीटर। लेकिन आपकी बुक के अंदर लिख रखा है 15 सेंटीमीटर, तो आपको वही करना है। एग्जैक्ट बताएं तो 18 से 20 होती है, बुक में लिख रखा है 15 सेंटीमीटर, तो आपको यही लिखनी है। ठीक है, मादा के अंदर 4 सेंटीमीटर इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो है डायरेक्ट मूत्राशय के बाद में मूत्रमार्ग आता है, और मूत्रमार्ग से डायरेक्ट शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है मूत्र को, उसके आगे और कोई संरचना नहीं होती है। जबकि नर के अंदर इतनी लंबाई क्यों होती है? क्योंकि नर का जो मूत्रमार्ग होता है वो आगे जाकर पीनस के अंदर यानी कि शिश्न भाग में खुलता है, और शिश्न जो होता है उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर के लगभग उसकी भी लंबाई होती है। इसकी वजह से वो लंबा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हो गया मूत्राशय, यहाँ की तरफ आपने अगर कभी संरचना देखी हो तो यहाँ पर होती है अपनी एक ग्रंथि पाई जाती है। उसके बाद में ये ऐसे आगे जाकर एक नलिकाकार संरचना बनाता है, और यहाँ पर होता है पीनस, ऐसे पीनस होता है। तो इसकी वजह से इसकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पीनस की वजह से जो नर होता है उसके मूत्रमार्ग की लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पीनस की वजह से मूत्रमार्ग की लंबाई बढ़ जाती है। इस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर कुछ छोटा सा भाग होता है, और ये जो होती है ग्रंथि, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, या 2.5 से 3 सेंटीमीटर कहूँ तो ज्यादा सही रहेगा। तो पीनस की वजह से नर का जो मूत्रमार्ग होता है वो थोड़ा सा इसकी लंबाई बढ़ जाती है, जबकि मादा के अंदर जो है वो लंबाई कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर होती है। मूत्रमार्ग क्या करता है? मूत्राशय के द्वारा मूत्र को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, और नर के अंदर जो पीनस होता है ये मूत्रमार्ग होता है, इसी के द्वारा शुक्राणुओं को भी बाहर निकाला जाता है, यानी कि वीर्य को भी बाहर निकाला जाता है, तथा इसके साथ ही इसके द्वारा ही किसको बाहर निकाला जाता है? मूत्र को भी बाहर निकाला जाता है। और जो मादा होता है, मादा के अंदर ऐसी संरचना नहीं होती है, जिसकी वजह से इसकी लंबाई कैसी हो जाती है? 4 सेंटीमीटर के समथिंग
इसकी लंबाई हो जाती है। ठीक है, तो यही इसी के साथ हमारा जो ये लेसन है, लेसन तो कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर हमने सबसे पहले किसकी बात की, उत्सर्जन क्या होता है, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। दूसरा हमने बात की कि नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया को बाहर निकालने वाले जीवों को अमोनोटेलिक कहते हैं, यूरिया को बाहर निकालने वाले जीवों को यूरियोटेलिक और यूरिक एसिड को बाहर निकालने वाले जीवों को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। इसके बाद में हमने जो उत्सर्जन तंत्र है उसकी संरचना की बात की, कैसी होती है। और उत्सर्जन तंत्र में 4 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से 4 अंग होते हैं, किडनी होता है, दूसरा मूत्रवाहिनी, तीसरा मूत्राशय और लास्ट अपना क्या आ जाता है, मूत्रमार्ग। किडनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये चारों जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इसकी संरचना कंप्लीट कर ली है। अब इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसी दिन लिखिए, और क्योंकि अगली क्लास में जब भी लूंगी तो फिर मैं उसी के अंदर आपको समझा दूं। ऐसा नहीं हो कि फिर अपना टॉपिक बहुत ज्यादा आगे चला जाए और फिर आप इसके बारे में पूछ रहे हो तो फिर वापस कमेंट जो है मैं देख नहीं पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता इतना, तो मैं पिछले वाले कमेंट जो देख नहीं पाती हूँ, इसकी वजह से फिर ज्यादा समस्या हो जाती है कि टाइम पे नहीं देखूंगी तो आपके रिप्लाई भी टाइम पे नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए आप उसी टाइम पे आप कमेंट कर लीजिए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो, वरना आज की क्लास हमारी यहीं तक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। अच्छा, इस ग्रंथि का नाम मैंने बताया नहीं है, इस ग्रंथि को अपन कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथ। ठीक है, और इसके बीच में भी होता है मूत्रमार्ग। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पार्ट रह गया है अपना कि जिसे नहीं बताया हो। अब इसके बाद में हमारा जो लेसन का अगला जो टॉपिक होगा वो होगा नेफ्रॉन की संरचना। हम नेफ्रॉन की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे, फिर मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है उसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे, और फिर अपना लेसन जो है उसके लास्ट पार्ट में अपने को इसके कुछ डिजीज पढ़ने होंगे, रोग पढ़ने होंगे, और फिर हमारा लेसन हो जाएगा खत्म। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।